Assalamu alaikum. Welcome to Pelican Institute of Knowledge. Myself Munir Ahmed, currently serving as a sub inspector in Punjab Police. काफ़ी सारे बच्चों के जो है मुझे टेक्स्ट वगैरह मैसेज वगैरह आ रहे थे कि सर पंजाब पुलिस में जो कांस्टेबल की सीटें आई हैं इनके अप्लाई के बाद का क्या प्रोसीजर है, फ़िज़िकल टेस्ट कब होगा, फ़िज़िकल टेस्ट कितने अरसे में होगा, फ़िज़िकल टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट में कितना गैप होता है। तो इस तरह के डिफरेंट्स जो हैं मुझे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे। तो इसके बाद मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो लेक्चर बना के शेयर कर दूं जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के जितने भी क्वेश्चन वगैरह क्वेरीज वगैरह हैं और सब का आंसर जो है उस लेक्चर्स के अंदर मैं सबको फराहम कर दूं। तो ये लेक्चर बनाने का एक ही मकसद है कि आप बच्चों को गाइडेंस मिल जाए कि आप बच्चों ने अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो कितने अरसे में स्टार्ट होगा और उसमें कितना अर्सा लग सकता है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो है आपने अप्लाई करना है। ऐड के मुताबिक जो एप्लीकेशन की डेट है वो 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2022 तक है। तो जब आप बच्चे सारे अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई की डेट ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा जिसमें आपने जो अपने कागजात वगैरह सबमिट कराए हैं उनकी जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा फ़िज़िकल टेस्ट का। अब एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद से लेकर फ़िज़िकल टेस्ट की डेट आने तक जो टाइम है वो किसी को नहीं पता। अब मैं आपको कह दूं कि 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, लेकिन वो इस दौरान ना हो तो फिर ये सब बैड इंप्रेशन छोड़ता है। लिहाजा मैं ये नहीं कह सकता कि कब होगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये डिपार्टमेंट और कंट्री की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो कितने अरसे में जो है डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि वो कब से फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह ले। तो इसके लिए जो है आपको डिफरेंट सोर्सेज से टच रहना पड़ेगा। जो जहाँ पर आपने अपनी जो एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कराई हुई है पुलिस लाइन के अंदर, तो जब भी फ़िज़िकल टेस्ट की डेट आएगी तो उससे जो है 1 वीक या 2 वीक या 3 4 5 दिन पहले जो है वहाँ पे नोटिस वगैरह लगा दिए जाएंगे और आप लोगों को भी उम्मीद है कि जो आपने अपना नंबर फराहम किया है वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भी आना शुरू हो जाएंगे कि आपके जो है फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह शुरू होने जा रहे हैं। तो आप लोग इस तरह डिफरेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप लोगों ने ज्वाइन किए हैं, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, फेसबुक पेजेस वगैरह हो गए, तो वहाँ पे भी जो है ना अपडेट आना शुरू हो जाती है कि फ़लाँ रीजन के फ़िज़िकल टेस्ट शुरू हो गए हैं। तो फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो 3 तरह का होता है। इसमें जो है चेस्ट मेजरमेंट होती है, आपकी हाइट की मेजरमेंट होती है, उसके बाद जो है ना रनिंग होती है। अब हाइट मेजरमेंट और चेस्ट मेजरमेंट इसमें किसी को भी वो पहले टेस्ट ले सकते हैं। हाइट ले लें, चेस्ट ले लें, ये उन पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो है ना आपके नंबर आता है रनिंग का। अब जो चेस्ट मेजरमेंट है उसमें जो कंडीशन दी गई है जिसमें आप एलिजिबल होंगे, तो उसमें जो है 33 इंचज़ होती है आपकी विदाउट एक्सपेंडेड, मतलब आप नॉर्मल कंडीशन जिसमें हैं उसमें आपकी 33 इंचज़ होनी चाहिए। और जब आपको कहेंगे कि आप सांस वगैरह खींचें, मतलब इनहेल करना या एक्सपेंड करना, तो उस वक्त आपकी 36.5 इंचज़ मतलब 34.5 होनी चाहिए। सॉरी, मैं 36 बोल गया हूँ, ये 34.5 होगा। तो इसमें जो है आप लोगों ने एक 1.5 इंच का जो है एक्सपेंड देना है। ये आपका एक्सपेंडेड और विदाउट एक्सपेंडेड में जो डिफरेंस आना चाहिए वो 1.5 इंच का आना चाहिए। तो ये होता है। अब इसमें जो है काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या चेस्ट अगर किसी की थोड़ी सी मतलब कोई 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर किसी का फ़र्क आ रहा है, उसमें आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप उसको जो है इम्प्रूव कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज करके, चिन अप्स पुशअप्स वगैरह लगा के, जो होम बेस्ड एक्सरसाइज होती है ये वाली करके आप लोग अपनी चेस्ट जो है इम्प्रूव लेके इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। जब आप लोगों की चेस्ट मेजरमेंट हो जाती है, अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि चेस्ट मेजरमेंट पहले होगी या हाइट होगी, ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया हुआ है, पहले हाइट ले रहे हैं चेस्ट ले रहे हैं। तो मैंने अपनी तरफ से ये बताया कि चेस्ट मेजरमेंट अगर हम पहले करते हैं तो सबसे पहले चेस्ट मेजरमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपका आएगा हाइट मेजरमेंट का। तो अब जो हाइट मेजरमेंट है वो गर्ल्स के लिए अलहदा होगी, बॉयज़ के लिए अलहदा होगी। तो अब जो बॉयज़ के लिए पंजाब पुलिस ने रिक्वायरमेंट की है वो 5 फीट और 7 इंचज़ की है।
और जो गर्ल्स के लिए की गई है वो 5 फीट और 2 इंचज़ की है। तो जो बच्चे इस जो स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते हैं वो अप्लाई वगैरह कर लें। जो नहीं उतरते जिनकी मतलब 1 इंच 2 इंच कम है तो बेहतर है कि वो अपना टाइम ज़ाया ना करें और वो बाकी किसी और पोस्ट की तैयारी पे जो है ना अपना टाइम वगैरह उधर फोकस करें। जब आपका ये दो प्रोसेस हाइट मेजरमेंट और चेस्ट मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका रनिंग टेस्ट स्टार्ट होता है। अब रनिंग के स्टैंडर्ड भी वुमेन के लिए और है और मेन के लिए और है। अब बॉयज़ के लिए जो उन्होंने टाइमिंग सेट की है वो 7 मिनट सेट की है और जो डिस्टेंस है वो 1 माइल या 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर है। और जो वुमेन के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है वो 1600, वही डिस्टेंस तो सेम है लेकिन उनके लिए टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है, 10 मिनट्स कर दिया गया है। तो अब काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि रनिंग प्रैक्टिस किस तरह की जाए। अब रनिंग प्रैक्टिस जो है ये आपकी जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अपनी रनिंग आप लोगों की इम्प्रूव होती जाएगी। स्टार्ट में जो है आपको जो स्टैंडर्ड दिया गया है 7 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर करना तो मुश्किल होगी, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आपने साथ साथ अपनी जो है प्रैक्टिस करते रहना है। स्टार्ट में जब आप रनिंग शुरू करें तो स्टार्ट में जो है आप आहिस्ता आहिस्ता भागें। जैसे जैसे आपकी बॉडी हीट होती जाए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाए तो आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाते जाएं। इसमें एक और चीज़ का ख्याल करना है कि आपने जो सांस है वो अपनी नाक से लेनी है, मुंह से नहीं लेनी। अब जैसे ही मुंह से सांस लेंगे आपका स्टेमिना वहीं पे डाउन होना शुरू हो जाएगा। आप अपना एक जो है डिस्टेंस वगैरह मेजर कर लें और आप अपना जो है साथ में स्टॉप वॉच रखें और देखते जाएं कि किस किस तरह टाइम बढ़ रहा है और आप लोगों ने कितना डिस्टेंस क्लियर कर लिया है, तो उस लिहाज से अपनी स्पीड बढ़ाते जाएं। शुरू में जो 200 से 300 400 मीटर तक है आप बिल्कुल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को गर्म करें। उसके बाद जो है ना आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाएं, एकदम नहीं बढ़ानी स्पीड। और ना ही स्टार्ट में आपने जो है तेज़ी से भागना है, आपने बिल्कुल स्लो स्लो भागना है और ऐसा ऐसा अपनी स्पीड बढ़नी। अगर आप स्टार्ट में तेज़ी से भागेंगे तो आपकी जो है स्टेमिना बिल्कुल जो है आपका 500-600 मीटर पे जाके डाउन होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आप जो है ना टाइम अभी बचा होगा लेकिन आप थक चुके होंगे और आप अपना डिस्टेंस क्लियर नहीं कर सकेंगे। तो ये आपकी रनिंग टिप्स थी जिसमें एक चीज़ थी कि आपने जो है शुरू में स्लो स्लो रनिंग करनी है और जैसे ही आपकी बॉडी हीट होती जाएगी आपने जो है अपनी स्पीड रनिंग की इंक्रीज़ करते जाना है। और उसके साथ जो है आपने अपने टांगों के साथ अपने बाजों को भी हरकत देनी है। और उसके बाद जो है आपने जो सांस लेना है वो आपने सांस अपने नाक से लेना है, ना कि मुंह से लेना है। मुंह से बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप मुंह खोल के सांस लेंगे तो आप लोगों का स्टेमिना भी डाउन होगा और आपका गला भी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी जो है रनिंग स्पीड मुतासर होगी। तो ये आप लोगों की रनिंग टिप्स थी। जब आप लोगों का फिजिकल वगैरह टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, जिन बच्चों के क्लियर होंगे तो उनको जो है ना फिर टाइम मिल जाएगा, वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। और जिनके नहीं क्लियर होंगे उनके लिए बैड लक होगी, लेकिन वो अपनी हिम्मत ना हारें, वो नेक्स्ट जो है ना ईयर के लिए अपनी कोशिश जारी रखें। या और डिपार्टमेंट्स भी हैं वहाँ पे जो है जिस तरह की सीट्स वगैरह आती हैं अप्लाई करते रहें, तो इंशाल्लाह उनकी वहाँ पे जॉब हो जाएगी। और जिन बच्चों का क्लियर हो जाता है वो फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। अब नेक्स्ट बच्चों का बाद में वही क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है कि भैया फिजिकल टेस्ट तो हो गया है और लिहाजा रिटर्न टेस्ट कब से शुरू होगा। तो इससे यहाँ पे मैं फिर वही कहूँगा कि ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता कि किस टाइम जो है रिटर्न टेस्ट शुरू होगा। हाँ ये है कि हम टाइम स्पैन बता देते हैं कि भाई 1 से 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता। ये वही फिर वही आ जाता है कि डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कब टेस्ट वगैरह अरेंज करते हैं। तो जैसे ही वही पहले जैसे मैंने आपको कहा कि आपका टेस्ट वगैरह अरेंज होगा तो जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा वहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट आ जाता है इस तरह कि आपने जो फलां एजेंसी टेस्ट ले रही है आप उसका चलान फॉर्म जो है डाउनलोड करें और चलान पे करके सबमिट करें ताकि आप रिटर्न टेस्ट के लिए एलिजिबल हों। तो जब आप लोग वगैरह चलान वगैरह सबमिट करा देते हैं, सारा कुछ हो जाता है, तो फिर आपको कुछ दिन का फिर भी मज़ीद आपके पास टाइम होता है, आप इसीलिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न टेस्ट की बात करें तो मैंने पिछले साल का पेपर भी देखा है जो कि लाहौर बोर्ड ने कंडक्ट किया था और उससे पहले भी जो पेपर्स आप लोगों के हुए हैं CTS वगैरह NTS वगैरह ने लिए हैं तो वो भी मैंने देखे और मैंने जो एनालिसिस किया है। मेजर जो आपका टेस्ट है, मेजर क्या बल्कि तमाम का कंप्लीट टेस्ट जो है वो इन्हीं पोर्शन से आता है, जिसमें आपका इंग्लिश हो गया, पाक स्टडी हो गया, इस्लामियात हो गया, मैथ हो गई, उर्दू हो गई, करंट अफेयर हो गया और कंट्रीज़ के कैपिटल्स वगैरह हो गए। इसमें आपने दारुल हुकूमत के नाम याद करने होते हैं। मेजर आपके जो है ना ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपने रिलाई करना है तैयारी के लिए। तो अब इसमें जो है अब ये फाइनल अभी तक नहीं हो सका, ना ही किसी के पास अभी किसी को पता है
हाँ, अलबत्ता जब आप लोग का फिजिकल क्लियर हो जाएगा और रिटन टेस्ट की डेट करीब आएगी तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एजेंसी या कौन सा बोर्ड टेस्ट कंडक्ट करता है। आया इस दफ़ा पंजाब पुलिस दोबारा बोर्ड्स को कहती है कि आप टेस्ट लो, या वो मुताल्लिका कोई एजेंसी हायर करती है, जिस तरह के पहले CTS, OTS या NTS वगैरह हायर करती थी और वो लोग टेस्ट कंडक्ट करते थे। अब अगर बात की जाए आपके रिटन टेस्ट के सिलेबस की, तो उसमें जो है मैंने 2021 में जो सीटें आई थी उनका टेस्ट जाकर 2022 में कंडक्ट हुआ था मार्च में, और इससे पहले जो 2020 में सीटें आई थी उनका मैंने जो पेपर एनालिसिस किया है और जो मैंने एनालिसिस निकाला है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने किस किस पोर्शन पे जो है ज़्यादा फोकस करना है और किस किस तरह आपने तैयारी करनी है। तो ये जो है ना सिलेबस का एनालिसिस है। फर्स्ट कॉलम में मैंने 2021 में जो सीटें आई थी और 2022 में जिसका पेपर हुआ था वो वाला मैंने सिलेबस शेयर किया हुआ है, और सेकंड कॉलम में 2020 वाली सीटें और उनका सिलेबस वगैरह है। तो जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें जो है आपका दो पोर्शन थे, एक ऑब्जेक्टिव का था और एक सब्जेक्टिव का था। बिल्कुल इसी तरह 2020 में भी आपके दो पोर्शन थे, एक ऑब्जेक्टिव का एक सब्जेक्टिव का था, लेकिन फ़र्क इसमें वेटेज का था। 2021 वाले में जो है ऑब्जेक्टिव है वो 40% थी, 2020 वाले में 80% थी, और 2021 वाले में जो है 60% आपका सब्जेक्टिव था और 20% 2020 वाले में जो है वो सब्जेक्टिव था। ये इनमें फ़र्क था। अगर बात की जाए नीचे सिलेबस की कि इंग्लिश किस तरह की थी, इंग्लिश में जो है ना उन्होंने दो चीज़ों में इंग्लिश को उन्होंने डिवाइड किया था। 20% आपका इंग्लिश का सिलेबस था जिसमें जो है 8 आपके MCQs आए थे जो कि ग्रामर के पोर्शन से थे टोटली, और बाकी 12 नंबर का आपका सब्जेक्टिव का पेपर आया था जिसमें जो है 6 नंबर का ऐसे था, 3 नंबर की जो है आपकी मेरे ख्याल में कंप्रीहेंशन का पैरा था, और 3 नंबर के आपके आए थे सेंटेंस वगैरह बनाने के। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे पाक स्टडी है। पाक स्टडी में आपके 7 MCQ थे और 12 नंबर का सब्जेक्टिव का पेपर था जिसमें उन्होंने जो है 4-4 नंबर के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बनाए थे। जिस तरह के एक उन्होंने क्वेश्चन बनाया था 5 ईयर प्लान, डेवलपमेंट प्लान, जो अयूब खान के दौर में बनाया गया था, उसका जो उन्होंने पूछा था। उस तरह डेमोक्रेटिक क्रेसिटी के बारे में पूछा गया था और एक क्वेश्चन था डिजर्टिफिकेशन के बारे में। तो एक उसके बाद जो है एक आया था कैपिटल के बारे में क्वेश्चन, एक MCQ का था, और मैथ भी आपके 8 MCQ थे, 12 नंबर आपके सब्जेक्टिव के थे। बिल्कुल इसी तरह उर्दू भी आपके 8 MCQ थे, 12 सब्जेक्टिव के थे, जिसमें अब उर्दू और इंग्लिश का सेम सिलेबस था। एक आपका ऐसे था, एक आपका कंप्रीहेंशन का पैरा था और एक अपने जुमले बनाने थे। उसके बाद इस्लामियात थी। इस्लामियात में जो है आपका 8 नंबर का जो है वो MCQs आए थे और 12 नंबर का आपका सब्जेक्टिव था। अब सब्जेक्टिव में इस्लामियात में जो है उन्होंने कुरानी आयात दी थी 4-4 नंबर की, तो आपने वो कुरानी आयात के तर्जमे वगैरह लिखने थे। तो ये तो आपका पेपर था जो 2020-22 में कंडक्ट किया था लाहौर बोर्ड ने। अगर हम बात करें 2020 वाले की जो कि आई थिंक CTS ने लिया था, उसमें जो है आप अगर बात करते हैं इंग्लिश की, अब उसमें जो है ना 80% आपका था ऑब्जेक्टिव और 20% था आपका सब्जेक्टिव। तो इंग्लिश की अगर बात करें, दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको इधर दिया हुआ है, आप लोग खुद भी समझदार हैं और इजीली आप यहाँ से अपने एनालिसिस करके इसका कंपैरिजन निकाल सकते हैं और आप इस नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि आप लोगों को तैयारी किस तरह करनी चाहिए। अब इंग्लिश के जो है वो 10 मार्क के MCQs आए थे 2020 वाले पेपर में। अब ये इस तरह से था कि एक कंप्रीहेंशन का पैरा दिया गया था, आपने उस पैरे को जो है ना रीडिंग करनी थी, उसको समझना था, और नीचे जो है 10 क्वेश्चन दिए गए थे, आपने उनके आंसर्स वगैरह करने थे। उसके बाद पाक स्टडी का जो है ना इसमें 4 MCQs आए थे जो कि आपके नॉलेज बेस्ड थे, और 4 जो है ना नीचे मैंने एंड पे जो 7 नंबर पे पॉइंट दिया है वो आपके थे करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है कि पाकिस्तान का जो गवर्नर स्टेट बैंक का कौन है, इस तरह जो है ना 1-2 MCQs और थे इस तरह करंट अफेयर से रिलेटेड जो उस टाइम पे करंट अफेयर चल रहा था। और इसके साथ दो आपके आए थे कैपिटल बेस पे MCQs के, कैपिटल एक दिया हुआ था कि किस मुल्क के कैपिटल हैं, ये वाले पूछे हुए थे। अब इसमें जो है ना मेजर पोर्शन था मैथ और IQ इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन के, जिसको आप एबिलिटी के भी क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इसमें उन्होंने मेजर पोर्शन इसका रखा था जो कि 25 नंबर का ये क्वेश्चन आए थे, 25 MCQs थे। ये इजी होते हैं लेकिन इसमें जो है ना वही बच्चे कर पाते हैं जिनकी प्रैक्टिस होती है। तो उसके बाद आपका जो है ना उर्दू का था। उर्दू के आपके 15 MCQs आए थे, जिसमें से जो है ना आपके 10 जो MCQs थे वो ग्रामर बेस थे उर्दू की, और जो 5 MCQs थे वो आपके थे कंप्रीहेंशन बेस। एक पैरा दिया गया था उर्दू में, आपने उसको पढ़ के नीचे 5 क्वेश्चन थे, आपने उनके MCQs टाइप आंसर देने थे। और एक आपका आया था ऐसे, इसमें सब्जेक्टिव जो है 20 नंबर का, एक ऐसे उन्होंने आई थिंक पूछा था
उर्दू में कोई इल्म के फ़ायदे, दही और शायरी ज़िंदगी, इन दो से इनमें से एक लिखना था। तो उसके बाद आपका जो है लास्ट एक आता है इस्लामियात। इस्लामियात 20 नंबर की थी और 20 के 20 जो है ना MCQs बेस्ड थे, इसमें सब्जेक्टिव कुछ नहीं था। अब यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो है ना दोनों साल सिलेबस बिल्कुल सेम रहा है और तकरीबन वेटेज भी जो है ना सबकी सेम रही है, लेकिन बस वो उन्होंने जो है ना पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है कि ऑब्जेक्टिव की वेटेज बढ़ा दी है, सब्जेक्टिव की कम कर दी है। दूसरे साल उन्होंने जाके सब्जेक्टिव की बढ़ा के ऑब्जेक्टिव की कम कर दी है। सिलेबस लेकिन सारे का सारा वही का वही है। अब इस सिलेबस को अगर आप गौर से देखते हैं तो ये जो सिलेबस है ना, ये सिर्फ अगर आप लोग कवर करते हैं तो आपको इस सिलेबस का सिर्फ कांस्टेबल के लिए फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आप किसी और जिस भी आप पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आपकी 14 स्केल की है, 16 स्केल की है, 17 स्केल की है, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी होती हैं और ये चीज़ें आपको वहाँ पे भी जो है ना काफ़ी फ़ायदा देती हैं। जो आप लोग अगर इधर कवर कर लेते हो जब आप हायर पोस्ट पे अप्लाई करते हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, बल्कि मोस्टली बच्चे ऐसे ही होते हैं जिन्होंने मैट्रिक तो नहीं की होती, बल्कि मास्टर्स वाले बच्चे भी जो हैं वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उनको यहाँ से भी फ़ायदा मिल सकता है कि अगर वो ये से सिलेबस कवर कर लेते हैं तो हायर पोस्ट जब उनकी कोई आती है वो उस पर अप्लाई करते हैं तो उनका वहाँ पे भी फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ का। तो ये था मेरी तरफ से सिलेबस का एनालिसिस वगैरह। अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे सिलेबस से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली ग्रुप में डिस्कस कर लेना। अगर किसी बच्चे को कोई हिचकिचाहट वगैरह हेजिटेशन वगैरह होती है कि ग्रुप में वो सवाल नहीं पूछना चाहता, तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपना जो भी इश्यूज़ हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। जब आपका ये रिटन टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका जो है ना एक फिर वही टाइम का गैप आ जाता है कि रिटन टेस्ट की चेकिंग वगैरह होती है, मेरिट लिस्टें बनती हैं और फिर जाके जब लिस्टें फाइनल होती हैं फिर जाके आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। फिर वही दोबारा बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर टेस्ट तो हो गया है और लेकिन अब हमें इंटरव्यू के लिए कब बुला रहे हैं। तो इस पर भी वही बात फिर मैं रिपीट करूँगा कि हमें कोई टाइम का पता नहीं होता कि कितने अरसे में रिजल्ट आ सकता है, कितने अरसे में जो है आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। ये सारा डिपार्टमेंट जो है ना अपने वो टाइम स्पैन को देख के सारा कुछ जो उनको ऊपर से IG ऑफिस से टाइम दिया होता है कि आपने इतने अरसे में भर्ती फाइनल करनी है, तो उस तरह वो चल रहे होते हैं अपने टाइम के मुताबिक। तो लेकिन ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है जो आप लोग ने अपना नंबर वगैरह या डिफरेंट, आजकल तो IT का दौर है, सारे बच्चों ने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, वहाँ से हर किसी को पता चल जाता है कि कब टेस्ट आना है, कब इंटरव्यू की कॉल आनी है वगैरह वगैरह। जब आप लोगों का ये हो जाएगा तो उसके बाद होगा इंटरव्यू आखिरी स्टेज पे। इंटरव्यू भी जनरली होता है, उसमें आपने जो है ना मेजर कोई इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं करनी होती, बस आपने जनरल मेन वो चीज़ जो आपको में देख रहे होते हैं वो होता है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी कि आया आप इस जॉब के लिए सूट करते हैं नहीं करते। तो जब आप लोग इस स्टेज पे पहुंचेंगे इंटरव्यू वाली स्टेज पे, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। हम हर वक्त आपके साथ टच रहेंगे और आप लोग भी अगर किस किस्म के आपके क्वेश्चन हों, इश्यूज़ हों, तो हमसे डिस्कस कर लिया करें डायरेक्टली। और दूसरा ये कि अगर आप लोग जो ग्रुप एक हम लोगों ने बनाया हुआ है वो सिर्फ जो है ना आप लोग की गाइडेंस के लिए ही है, तो आप वहाँ पे बेहतर यही है कि सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस किया करें जो कि काम से रिलेटेड हों। बाकी की जो डिस्कशन होती है वो आप लोग अगर करना भी चाहते हैं तो आप लोग अपने एक दूसरे के नंबर में पर्सनल जाके कर लिया करें, लेकिन ग्रुप में जो है फालतू किस्म के मैसेजेस ना डाला करें। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से बात समझ गए होंगे और जो भी आप लोगों की क्वेश्चन वगैरह क्वेरीज वगैरह थी वो इस लेक्चर को सुनने के बाद तकरीबन जो है ना हल हो जाएंगे। अगर फिर भी अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन वगैरह रहता है तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़।